नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं रीट परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेकंड लैंग्वेज में जो इंग्लिश आती है उसके 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये 30 प्रश्न आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया जाएगा एक पैसेज जो आपके 61 नंबर से लेकर के 65 नंबर तक के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको मैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नों देने की कोशिश करूंगा जिससे एग्जाम में सीधे प्रश्न उठेंगे। वो पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं से एग्जाम में आपके सीधे प्रश्न बनेंगे और उन्हें आसानी से आप हल कर पाएंगे। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लिश 500 years ago. The word bat is the old English word that simply means stick or club. सबसे पहले लाइन में बताया गया है जो क्रिकेट है वो एक बहुत सारी छड़ियों की मदद से और बॉल की मदद से खेले जाने वाला 500 साल पुराना इंग्लैंड का एक गेम है, जिसमें बैट जो शब्द है वो पुरानी इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब हुआ करता था छड़ी। By the 17th century, cricket had enveloped enough to be recognizable as a distinct game. 17th सेंचुरी में क्रिकेट एक अलग ही गेम के रूप में अपनी पहचान बना लेता है। टिल द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स, और 18वीं सदी के आते आते बैट है वो वैसे ही थे जैसे हॉकी की स्टिक हुआ करती थी, उस प्रकार के कुछ हुआ करते थे, लेकिन वो कार्विंग आउटवर्ड एट द बॉटम, बॉटम से थोड़ा कर्व हुआ करते थे, घुमावदार हुआ करते थे। और इसका भी एक साधारण सा कारण यह बताया है, देयर वाज ए सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल वाज बॉल अंडर आर्म। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है कि उस दौरान जो बॉलिंग की जाती थी वो अंडर आर्म की जाती थी, अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड of the bat gave the batsman the best chance of making contact। और जो कर्व जो एरिया था वो कांटेक्ट बनाने के लिए, मतलब बैट और बॉल का संपर्क करवाने के लिए जो कर्व एरिया है वो महत्वपूर्ण साबित हुआ करता था, इसीलिए बैट को आगे से जो एंडिंग छोर है उसको कर्व किया जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 18वीं सेंचुरी के मिड में बॉल कैसे किया जा सकता था, अंडर आर्म बॉल करते थे, इसीलिए जो बैट का एंड पार्ट है वो कर्व करते थे। वन ऑफ द पिक्यूलरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट ए टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 डेज एंटिल एंड इन ए ड्रॉ। अब सबसे महत्वपूर्ण खास विशेषता क्रिकेट की क्या है, पिक्यूलरिटी क्या है कि एक टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन तक चल सकता है और हो सकता है 5 दिन में भी उसका रिजल्ट ना मिले, आखिर में वो ड्रॉ हो जाए, मतलब इसीलिए क्रिकेट बहुत ज़्यादा दिलचस्प गेम बनता है। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक इवन द हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। और ऐसा कोई दूसरा गेम नहीं है क्रिकेट को छोड़ करके जो इतना समय लेता हो। A football match is generally over in an hour and half। फुटबॉल का मैच जनरली आप देखते होंगे 1 या 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited over match। हालांकि हम बात करें बेसबॉल गेम की तो बेसबॉल गेम के 9 पारियां आप कर सकते हैं। लिमिटेड ओवर्स का मैच जिसमें एक खेला जाएगा उसमें बेसबॉल के आप कम से कम 9 इनिंग्स को पूरा कर सकते हो। बेसबॉल के बारे में कहा गया शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। ओके, अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे 61 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। सबसे पहले ही प्रश्न पूछा है देयर वाज ए सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल वॉज बॉल अंडर आर्म, हमने कहा था कि बन सकता है प्रश्न, अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एंड एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। लिंकिंग डिवाइस पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक टॉपिक पढ़ता है, मैंने हर एक टॉपिक से एक प्रश्न उठाने की कोशिश किया। लिंकिंग डिवाइस को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इसमें प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हो। लिंकिंग डिवाइस यहाँ पे पूछा हुआ है एंड इन द सेंटेंस एक्सप्रेशन क्या है, देखिए इसका सीक्वेंस है क्या, कॉन्ट्रास्ट है क्या, रिजल्ट है क्या, कंडीशन है क्या। देखिए हम बात करते हैं अगर कॉन्ट्रास्ट की तो कॉन्ट्रास्ट में विरोधाभास प्रदर्शित होता है, जबकि यहाँ पे एंड कोई विरोधाभास नहीं दिखा रहा है। कंडीशन में कोई शर्त लगी रहती है, यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं है। हम बात करें रिजल्ट की तो इसमें कुछ ऐसा परिणाम वाला भी नहीं दिख रहा है, सीक्वेंस है। आपको एक बात है वो
लगातार कही जा रही है, एंड के माध्यम से आगे वाली बात कहने के लिए सीक्वेंस दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, 9 इनिंग्स ऑफ बेसबॉल कंप्लीटेड इन लेस देन 3 आवर्स। ये भी आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से एक क्वेश्चन बना है, पैसेज से है लेकिन आपको 10 से प्रश्न पूछा है। तो 9 इनिंग्स, ध्यान से देखना, 9 इनिंग्स प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पे इज तो आएगा नहीं, हैज़ भी नहीं आएगा, और हैव क्योंकि यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस होने की वजह से हैव नहीं आएगा। तो 9 इनिंग्स आर कंप्लीटेड इन लेस देन 3 आवर्स, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की सबसे अजीब बातों में से एक बात क्या है? ए हरेस रियलिटी ऑफ टेस्ट मैच। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग्स है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग्स ऑफ क्रिकेट मतलब बहुत सारी बातों में से एक बात की है, वो क्या है? हरेस रियलिटी ऑफ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच की हमने बात की थी कि टेस्ट मैच है वो 5 दिन तक चलकर भी ड्रॉ में एंड हो सकता है, ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सॉज होगा, इसकी दिखाता है, मतलब एस लगेगा, सिंगुलर थिंग है, याद रख लेना। वन जहाँ पे स्टार्टिंग में लगता हो तो वहाँ पे आपका सिंगुलर ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच स्पोर्ट इज कंसिडर्ड द शॉर्टन वर्जन ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का शॉर्टन वर्जन किसे कहा जाता है? तो हमने बेसबॉल के बारे में पढ़ा था कि बेसबॉल को शॉर्टन वर्जन ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। हालांकि हम इसकी अथॉरिटी को सिद्ध नहीं करते हैं कि इट इज़ ट्रू और नॉट, बट हमें पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, अपना जजमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, ये याद रख लेना। कई बार अपन अपना जजमेंट डालने के चक्कर में उसको गलत कर बैठते हैं। पैसेज में क्या कहा गया है हमें वही कहना है। 65 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट हैज़। देखो यहाँ फैलेसी पूछा जाता है आपको। फैलेसी मतलब जो रीजनिंग कैपेसिटी है, आप किस प्रकार की उसमें तर्क वितर्क करते हो। तो पहला ही वाक्य में आपको जो दिखाया गया है उसमें फैलेसी ऑफ अथॉरिटी बताते हैं कि इसमें इंग्लैंड का 500 सालों से गेम रहा है, तो इंग्लैंड की यहाँ पे अथॉरिटी नज़र आ रही है, दैट्स वाई यहाँ पे फैलेसी ऑफ अथॉरिटी होगा। अगर हम डायरेक्शन नंबर 66 से लेकर के 70 तक देखें तो रीड द फॉलोइंग पॉइंट केयरफुली। आपको एक पॉइंट भी दी होगी। लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेचर के बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछा जाएगा। ग्रामेटिकल पोर्शन है वो लिमिटेड आपको पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा जो लिटरेरी पोर्शन है उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। इजी प्रश्न होंगे, आराम से आप हल कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ इफ़ यू हैव चूजन सेकेंड लैंग्वेज इन इंग्लिश देन यू विल सिक्योर श्योरली 25 और मोर देन 25%। ओके गाइस, चलिए हम पढ़ते हैं। पीरिंग थ्रू द ड्रेप Oh my synthetic cell, how I long to escape this paralyzing hell। एक स्टैंजा हमने पढ़ा। अगला स्टैंजा, like a barished little bird, too confused to fly, I am trapped in a world, so confirmed am I। A captive colored lion, a lion it is pain, I am panic and dying, I am maddened then। For an angel was not meant to be locked in a cage, It is life to be spent like a picture on a page। प्रश्न नंबर 66 आपसे पूछा है, इसी पोएम से पूछा होगा। देखिए, राइम स्कीम इन दिस पोएम। महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेहद बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा एक तो राइम स्कीम के बारे में। आप सभी को पता होगा, इफ़ यू हैव रीड लिटरेचर, राइम स्कीम मतलब जो अंत में लाइनों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसकी ध्वनि कुछ मिलती जुलती सी रहती है, उनको राइम स्कीम कहते हैं। अब जैसे ध्यान से आप देखेंगे तो स्टेंजा फर्स्ट को आप देखिए, स्टेंजा फर्स्ट के लास्ट लाइन में ड्रैप है, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में सेल है, तीसरी लाइन में स्कैप है, जो कि फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से आपका सेम प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, ड्रैप, स्कैप। और जो सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन सेम प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, सेल एंड हेल। तो ए बी इसकी राइम स्कीम बन रही है। सेकंड स्टैंजा में देखो, बर्ड और इसकी सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं, फ्लाई आई दोनों राइम कर रहे हैं, दैट्स वाई इसकी जो राइम स्कीम होगी वो ए बी होगी, जो कि ऑप्शन आपके बी में करेक्ट है। तो 66 का बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। ए कैप्टिव कॉलर्ड लायन, कैप्टिव कॉलर्ड लायन इन एज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, अब यहाँ प्रश्न पूछा है लिटरेरी थियरीज से, तो लिटरेरिकल जो आपके डिवाइसेस होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, उनसे प्रश्न है। ए कैप्टिव कॉलर्ड, ध्यान से देखना, कैप्टिव कॉलर्ड, सी और सी दोनों में कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, और आपको जहाँ पता है कॉन्सोनेंट जहाँ रिपीट होता है वहाँ अलिट्रेशन होता है।
अलिट्रेशन की सिंपल सी पहचान है, दो समान ध्वनि अगर शुरुआत में रिपीट होती है, दो या दो से अधिक वर्डों की, तो उसे अलिट्रेशन कहते हैं। असोनेंस कुछ इससे मिलता जुलता है, जिसमें स्वर जो है वो रिपीट हो, जरूरी नहीं वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो, वहाँ पर आपका वोवल साउंड रिपीट हो, मिड ऑफ द वर्ड भी हो सकता है, शब्द के बीच में भी हो सकता है, उसे असोनेंस कहते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका अलिट्रेशन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइक ए बर्डिस्ट लिटिल बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए लाइक ए बर्डिस्ट लिटिल बर्ड, अब जहां लाइक का प्रयोग हो जाता है आप सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है, सिमली इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न मैं आप पे छोड़ूंगा। दिस पैरालाइजिंग हेल कैन बी एग्जाम्पल ऑफ, अब देखिए सिमली आप पढ़ ही लोगे, जहां पे एज और लाइक का प्रयोग हो वो सिमली होता है, पर यहाँ पे पैरालाइजिंग हेल कैन बी एग्जाम्पल ऑफ, ये 69 में पैरालाइजिंग हेल इस पोइम में किसका एग्जाम्पल है? चलिए आपकी मुश्किल को आसान करते हैं, ये मेटाफर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ईगल्स लाइफ हैज़ बीन कंपेयर्ड विद, हमने पोइम पढ़ी है, आप भी पोइम को अच्छे से पढ़ लेना जो एग्जाम में मिले। यहाँ जरूरी नहीं आप पोइम को अच्छे से नहीं समझ पाए, वहाँ पे आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। और एक बात ध्यान से ये समझ के चलें कि ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपका मेन एग्जाम 3rd ग्रेड वाला होने वाला है। तो आप यहाँ हड़बड़ाहट में गलती करने की कोशिश ना करें, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आपने आपके अंदर रखना है। प्रश्न नंबर 70 को पढ़ें। ईगल्स लाइफ हैज़ बीन कंपेयर्ड विद, ईगल्स लाइफ को पिक्चर के साथ कंपेयर किया गया है। हमने पोइम के लास्ट वाले स्टैंजा की लास्ट लाइन में इस चीज़ को पढ़ा था, आपको याद रहा हो तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एक मॉडल भी आपको ग्रामर में दिया होगा, मॉडल का एक पॉइंट टॉपिक दिया है, ध्यान से अच्छे से मॉडल पढ़ के जाना। मॉडल से आपके 2 या 1% जरूर आएगा, और मैं समझता हूँ 2% भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल हमें पूछा गया है मस्ट नोट एक्सप्रेस का। मस्ट नोट क्या एक्सप्रेस करता है? एक वाक्य दिया गया है, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। अब यहाँ पर आपको स्मोक नहीं करना है, दिस इज द सेंस ऑफ दिस, बट यहाँ पे मस्ट नोट क्या सेंस दे रहा है? परमिशन? नहीं, परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या यहाँ पे इनेबिलिटी है क्या? नहीं, इनेबिलिटी की तो बात नहीं हुई है। प्रोबेबिलिटी, संभावना की बात हो रही है? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है प्रोहिबिशन की। अब प्रोहिबिशन किसे कहते हैं? प्रोहिबिशन मीन मना ही है, आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड मस्ट नॉट, आपको मना है। तो मॉडल अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं यहाँ पे आपका टेस्ट लेने के लिए आया हूँ, आपको बताने के लिए आया हूँ कि कौन से प्रश्न, कौन से टॉपिक से प्रश्न उठेंगे और किस प्रकार से प्रश्न उठेंगे। अगला आपका पूछा गया है द साल्ट ऑफ द अर्थ मीन, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, क्या अर्थ होता है इस फ्रेजल वर्ब का और इस फ्रेज का, जिसको साल्ट ऑफ द अर्थ कहा गया है, ईडियम, सॉरी फ्रेज नहीं ईडियम कहेंगे। तो इस ईडियम का क्या अर्थ रहेगा? देखिए साल्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है? प्योर होता है, जो एकदम गुड होता है, अनेस्ट हम काइंड कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम से करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड जिसको हम कहेंगे, या ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, इसका अर्थ ये निकलने वाला है साल्ट ऑफ द अर्थ का मीन्स है जो गुड है, ऑनेस्ट है, जो काइंड है। नीट एंड क्लीन का नहीं आएगा। टू एक्सेप्ट समथिंग इन रिटर्न, नो यही नहीं होगा। टू सपोर्ट समवन, दिस इज नॉट फेयर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सोनेट, ये भी सोनेट आपके जो लिटरेचर में आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद इजी मैं समझता हूँ टॉपिक है। 5 मिनट में आप सोनेट को कवर कर सकते हैं, अदरवाइज 10 मिनट भी ले लेना। बट सोनेट 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सोनेट एक 14 लाइनों की पोइम होती है, और सोनेट जो है वो 3 कौन से प्रकार होते हैं? देखिए इंग्लिश सोनेट होता है, बिल्कुल सही बात है। इटालियन सोनेट भी होता है, बिल्कुल सही है। पेट्रार्कन सोनेट भी होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा टाइप नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सी वाला हो जाएगा कि ये जो डेक्रोनियन सोनेट है वो कोई ऐसा सोनेट होता नहीं है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आज ही अभी ये काम कर लेना है। इन तीनों सोनेट्स की राइम स्कीम क्या होती है वो पता कर लेना है। पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट जिसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, याद रखना है। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट की आप राइम स्कीम याद करेंगे, कौन सी राइम स्कीम होती है, और पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम याद करेंगे। दोनों की राइम स्कीम को याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या है या शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। और मैं आपको याद करने की ट्रिक बता दूं कि जो राइम स्कीम जी तक जाती है वो इंग्लिश सोनेट यानी शेक्सपियरियन सोनेट की होगी, और जो जी तक नहीं जाएगी उससे पहले ही एंड हो जाएगी वो आपका पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट की राइम स्कीम होगी। पर आपको मैं कहता हूँ देख लेना ढंग से, अच्छे से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ड्रामा। अब अगला प्रश्न बहुत ही इजी पूछ लिया है, हालांकि हमें सेंस ये जानना है कि आपको ड्रामा पढ़ना है। ड्रामा किसे कहते हैं? देखिए ड्रामा क्या होता है, ट्रबल कोज बाय फ्रेंड, नहीं, एक दोस्त के द्वारा
दुविधा पैदा कर देना कोई ड्रामा नहीं है, वो ड्रामा रियल लाइफ में हो सकता है। द रिटन वर्ड एंड डायरेक्शंस फॉर द एक्टर टू फॉलो, एक्टर के लिए फॉलो करने के लिए हम कुछ रिटन में शब्द लिख दें या फिर डायरेक्शन लिख दें, वो भी कोई ड्रामा नहीं है। कैरेक्टर्स दैट परफॉर्म इन प्ले, अब कैरेक्टर्स जो प्ले में परफॉर्म करते हैं उन्हें तो हम कैरेक्टर्स ही कहेंगे, वो भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्टोरी दैट इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड और एक्टेड, एक ऐसी कहानी जो परफॉर्म करने के लिए लिखी गई है या जिसको एक्ट करने के लिए लिखी गई है उसे हम ड्रामा कहेंगे। ठीक है गाइस, 74 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है पूरा। अगला प्रश्न आपके एलर्जी से है। एलर्जी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से सोनेट महत्वपूर्ण है वैसे ही एलर्जी महत्वपूर्ण है। अब एलर्जी किसे कहते हैं? एलर्जी पोएम से बहुत सी बार रीट में सीधा प्रश्न उठ गया है कि एलर्जी क्या है। एलर्जी एक मॉर्निंग सॉन्ग है। मॉर्निंग सॉन्ग बोले तो जो लेमेंट करता है, किसी की डेथ होने पर या किसी के चले जाने पर या किसी के खो जाने पर लेमेंट जो होता है, लेमेंट का मतलब जो हम विलाप करते हैं, उस प्रकार की जो कविता लिखी जाती है उसे एलेजी कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना एलेजी। एलेजी क्या है? तो एलेजी पोइम अबाउट डेथ, एलेजी इज ए पोइम अबाउट डेथ। अब देखिए एलेजी जो है वो डेथ पे लिखी जाइए, मतलब मॉर्निंग पोइम है। मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग बोले तो विलाप वाला मॉर्निंग है, ये याद रख लेना। एलेजी किसी को संबोधित करके यानी किसी अपने प्रियजन के खो जाने पर, उसकी मौत हो जाने पर उसकी प्रशंसा में गाए जाने वाला एक गीत है, ऐसे आप याद रखेंगे और यही सही होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हमारे हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि कई स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल फील करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। कौन से फोनेटिक्स इंग्लिश में जो साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वोवल साउंड्स हैं, कौन से साउंड्स हैं, कितने साउंड्स हैं, कौन साउंड्स का डिवाइडेशन है, वो आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे सेमी वोवल का क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है। सेमी वोवल किसे कहते हैं? सेमी वोवल दो है, आपको पता रहना चाहिए। और य एंड व याद रख लेना अभी से, य एंड व दो वोवल जिनके साउंड य को ऐसे लिखा जाता है, याद देना। यह लिखने का तरीका जे जैसे लिखते हैं ना वैसे यह लिखते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। और वह जो बोला जाता है डब्ल्यू से ही वह लिखा जाता है। यह और वह सेमी वोवल इंग्लिश में कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश में दो सेमी वोवल हैं जिसे हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, दो हैं, यह एंड वह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लोजिव। अब प्लेजिव भी होते हैं, हमने बात की थी कॉन्सोनेंट के डिवाइडेशन की, क्या आपको पढ़ने हैं। देखिए कॉन्सोनेंट में प्लेजिव कॉन्सोनेंट होते हैं और प्लेजिव कॉन्सोनेंट में कौन से नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। प, ब, ट, ड और क, ये कॉन्सोनेंट 6 कॉन्सोनेंट प्लेजिव होते हैं। अब यहाँ पे कौन सा नहीं है आपने सुना तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है वो एस की हमने बात नहीं की थी। प की बात की, बै की बात की, ट की बात की, ड की, कै की है, पर हमने एस की नहीं की थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रख लेना प्लेजिव 6 साउंड होते हैं, प्लेजिव साउंड 6 होते हैं। प, ब, ट, ड और क, ये 6 साउंड प्लेजिव होते हैं, याद रख लेना। पूछा जा सकता है प्लेजिव साउंड, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, बहुत आसान है। प, ब, ट, ड, क, ऐसे याद रख सकते हो। अगला हाउ मेनी फ्रिकेटिव्स आर देयर इन आरपी। पहली बात आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आरपी की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपी। आरपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बहुत चांसेस है आरपी की फुल फॉर्म पूछ ले। कई बार क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा डीप जाने के चक्कर में जो छोटी कॉमन चीज़ें होती है उनको याद नहीं करते हैं और वही एग्जाम में हमें पूछ ली जाती है। आरपी की फुल फॉर्म रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होती है, याद रख लेना। जिसको पता नहीं था और पता था उसको ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही है। आरपी का मतलब नहीं है, पर्सन यहाँ पे पूछा है फ्रिकेटिव्स कितने हैं। अब इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर कुछ फ्रिकेटिव्स भी हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स के मीन फ्रिकेटिव, और फ्रिकेटिव कितने हैं? देयर आर 9 फ्रिकेटिव्स इन इंग्लिश। ओके, अगला प्रश्न 79 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डजंट हैव साउंड फ। ध्यान देना एफ नहीं है, फ साउंड कौन से में है। देखिए सबसे पहली गलती हम इसी शब्द में करते हैं ऑफ में, जिसको ऑफ बोलते हैं, जबकि होता ओ है। ओ वह की ध्वनि आती है ओ, जबकि इसमें फ की ध्वनि आ रही है फोन, फ्यू, ऑफ, जबकि इसमें ओ की ध्वनि आती है। 79 नंबर में अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में वोवल कितने हैं। प्रश्न ये एक बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर चुके हैं। जो जनरली जो इंग्लिश से नया जुड़ा स्टूडेंट है उसको लगता है कि इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं, जबकि 5 वोवल जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जबकि साउंड जो होती है वो 20 साउंड्स होती है। हाउ मेनी वोवल साउंड्स देयर आर इन इंग्लिश। देयर आर 20 वोवल साउंड्स इन इंग्लिश, याद रख लेना है
20 वोवल साउंड्स होते हैं, ठीक है। 5 करके गलत नहीं करना है भाई। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए बच्चों के लिए तो बेहद खास ही है, क्योंकि इंग्लिश को लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है। अब अगर इंग्लिश को लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है 81 नंबर क्वेश्चन में, तो पता रहना चाहिए लिंग्वा फ्रैंका का अर्थ भी क्या है, इंग्लिश को लिंग्वा फ्रैंका क्यों कहा जाता है। लिंग्वा फ्रैंका इंग्लिश को कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है, क्या यह फॉरेन लैंग्वेज होने की वजह से, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। क्या नेटिव लैंग्वेज होने की वजह से, नहीं, नेटिव कहाँ है, हम इसको पढ़ रहे हैं, नेटिव है ही नहीं। ऑप्शनल लैंग्वेज होने की वजह से इसको लिंग्वा फ्रैंका कह रहे हैं क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये मीडिएटिंग लैंग्वेज है, मध्यस्थता करने वाली भाषा होने की वजह से इसको लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है, मतलब ये ब्रिज का काम करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए लिंग्वा फ्रैंका। याद रखना है, एक बार एग्जाम में इसको पूछ भी लिया गया है, हो सकता है दोबारा भी पूछ ले। 82 नंबर क्वेश्चन, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। अब देखिए कुछ आपके टीचिंग मेथड से भी प्रश्न आने वाले हैं। टीचिंग मेथड से प्रश्न अगर पूछेंगे तो डिडक्टिव मेथड का मैंने प्रश्न डाला है, आप ढंग से पढ़ लेना कौन से टीचिंग मेथड है, जाने से पहले एक बार रिपीट कर लेना, आपका आराम से काम बन जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है, देखिए थियरी टू प्रैक्टिस होता है, या एग्जाम्पल टू रूल होता है, या कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, या नॉलेज टू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस, वेरी सॉरी। प्रश्न हमारा 82 नंबर था, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज। देखिए डिडक्टिव मेथड दो प्रकार के, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, इन दोनों को तो आपको याद रखना ही है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद में बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता। डिडक्टिव मेथड है वो अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि होना चाहिए इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम प्रैक्टिस करवाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बाद में बताते हैं, हम पहले एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल से जब हम रूल्स की तरफ चलते हैं वो होता है इंडक्टिव मेथड। हम जब रूल्स से पहले सिखाते हैं बाद में उसके एग्जाम्पल बताते हैं वो होता है डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड में पहले हमने थ्योरी बताई है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। मेथड से प्रश्न आएगा और जिसमें ये जो मेथड्स है एग्जाम्पल टू रूल वाला, जिसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं फिर रूल की तरफ बढ़ते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट वाला ये अच्छा समझा जाता है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला अच्छा समझा जाता है, आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट वाला अच्छा माना जाता है। ये सब रूल्स आपको टीचिंग मेथड है वो पढ़ के जाने, और आसानी से आप जब शांत दिमाग से समझ के करोगे तो सही भी कर दोगे। तो 82 का नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पर्सन नंबर आगे हम बढ़ते हैं 83 की तरफ, मल्टीलिंगुअलिज्म अक्यूज ड्यू टू। अब मल्टीलिंगुअलिज्म आप में सीधा सीधा पॉइंट में डाल रखा है, रीड के जो सिलेबस है उसमें एक सीधा पॉइंट दे रखा है मल्टीलिंगुअलिज्म, और उससे ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, कोई उससे डिफिकल्ट प्रश्न नहीं बनेगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म कहते किसे। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये है कि आप दो या दो से अधिक भाषाओं को जानते हो, उनका प्रयोग करना जानते हो, चाहे आप बोल सकते हो चाहे समझ सकते हो, वही मल्टीलिंगुअलिज्म है। अब ये कब होता है, अब कैसे होती है, कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म का कारण क्या है। लर्निंग हैज़ बिकम मल्टीपर्पज, नहीं, मल्टीपर्पज लर्निंग होने का मतलब ये नहीं है मल्टीलिंगुअलिज्म है, ओके। टीचर्स विजिटिंग ए मल्टीनेशन, अब ये बात थोड़ी ना है कि टीचर अगर बहुत सारे देश जाता है तो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया, ये भी गलत बात हो गई है। अगला, लर्नर्स ट्राइंग टू स्पीक ए मल्टी लैंग्वेज, लर्नर जो है वो बहुत सारी भाषा बोलने की कोशिश करता है, नहीं ये बात भी नहीं है। इसका कारण ये है मल्टीलिंगुअलिज्म होने का कि मल्टी कल्चर असिमिलेट एट ए प्लेस, एक स्थान पे बहुत सारे कल्चर वाले लोग एक साथ रहते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म हो जाता है। जैसे हमारे साथ में दूसरे धर्म के लोग रहने लग गए, वो अपनी भाषा बोलेंगे, हम अपनी भाषा बोलेंगे, तो एक दूसरे की भाषा को हम अक्वायर करेंगे, हम ग्रहण करेंगे, दैट इज रीजन टू बी मल्टीलिंगुअलिज्म। 84 नंबर क्वेश्चन, उसका डी सही हो जाएगा, याद कर लेना। 84 नंबर क्वेश्चन है, द एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ ए फैमिली टेक्स प्लेस इन। अब जो फैमिली का एवरीडे इंटरेक्शन होता है, हमारा परिवार की जो दिन प्रतिदिन की भाषा होती है, रेगुलर जो हम बात करते हैं, वो किस में करते हैं, लिंग्वा फ्रैंका में करते हैं क्या। हमने अभी लिंग्वा फ्रैंका को डिस्कस किया था, व्हाट इज लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका इज ए मीडिएटिंग लैंग्वेज, दैट इज आर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। लिंग्वा फ्रैंका में हम बात करते हैं कि नहीं, हम बात कर रहे हैं फैमिली इन्वायरमेंट की, इंटरेक्शन की, हम घरेलू वातावरण में जो इंटरेक्शन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो लिंग्वा फ्रैंका नहीं होगा। अगला, स्कूल लैंग्वेज। स्कूल में तो बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ाती है, आपको हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, कईयों को इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज के रूप में उर्दू पढ़ाते हैं, तो कईयों को संस्कृत पढ़ाते हैं, मेजोरिटी में संस्कृत पढ़ी जा रही है। तो स्कूल लैंग्वेज भी होम इन्वायरमेंट में नहीं होती है। क्या इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज होती है जिसमें हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, वो होती है क्या, नहीं, ये तीनों लैंग्वेज नहीं होती है। तो होम लैंग्वेज होती है, जिसको आप मदर टंग भी कह सकते हो, ठीक है ना। मदर टंग जो होती है वो एवरीडे इंटरेक्शन में काम आने वाली एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन, डायलेक्सिया क्या है। देखिए डायलेक्सिया से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, सीधा सीधा पूछा जाएगा डायलेक्सिया
इज ए काइंड ऑफ डिसऑर्डर। किस प्रकार का डिसऑर्डर है ये? डिसऑर्डर होते हैं कुछ एक रोग होते हैं जो पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, स्टडी में जो बैरियर्स डालते हैं, उसे डिसऑर्डर कहते हैं। तो डायलेक्सिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है? वो एक रीडिंग डिसऑर्डर है। तो इससे आपको ये समझ लेना है, आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार सारे के सारे डिसऑर्डर को भी पढ़ना है। डायलेक्सिया इज ए रीडिंग डिसऑर्डर। एक बार पढ़ के जाओगे आपको याद रह जाएगा। एग्जाम से ठीक पहले इनको जरूर पढ़ के जाना है। देखो अगला प्रश्न है आपका इवैल्यूएशन मेथड से। इवैल्यूएशन मेथड क्या होता है? इवैल्यूएशन मेथड मतलब मूल्यांकन जो प्रणाली है वो। और याद रख लेना है, राजस्थान में हाल फिलहाल में CCE की जगह राजस्थान ने SIQE यहाँ पे लॉन्च कर रखा है। SIQOE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी इवेल्युएशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी इवेल्युएशन इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखना है। SIQE के अंदर आपके 3 फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं जबकि 2 समेटिव असेसमेंट होते हैं, ये याद रख के चलेंगे। तो अगला 86 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राउंड रॉबिन चार्ट इज ए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। याद रख लेना है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है राउंड रॉबिन चार्ट। राउंड रॉबिन चार्ट को पढ़ लेना, ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन SIQE के तहत 3 होते हैं जबकि SA जो समेटिव इवेल्युएशन होता है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। अगला 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू ए स्टैटिकल कंसेप्ट। अब यहाँ पे स्टैटिकल कंसेप्ट में रिलायबिलिटी है या ऑब्जेक्टिविटी है, वैलिडिटी है या फेयरनेस है। इन चारों ही को आपको ढंग से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, वैलिडिटी किसे कहते हैं, फेयरनेस किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 87 का आपको आंसर बताना है। बताइए, देखिए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू स्टैटिकल कंसेप्ट। स्टैटिकल कंसेप्ट से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इवेल्युएशन इज एम्ड एट। अब देखिए इवेल्युएशन का क्या महत्व है, इवेल्युएशन हम करते ही क्यों है। पहला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है मूल्यांकन से आपको बताइए, इवेल्युएशन क्या लर्निंग प्रोसेस में मदद करता है, क्या टीचिंग एफिशिएंसी में मदद करता है, क्या मैथडोलॉजिकल एप्लीकेबिलिटी में मदद करता है, या इन सभी में। तो आप कहेंगे गुरुजी इन सभी में, तो बिल्कुल आपकी बात सही है प्यारे प्यारे बच्चों, ये सही है। लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन जरूरी है, टीचिंग एफिशिएंसी में भी इवैल्यूएशन जरूरी है। आप आराम से सही तरीके से पढ़ा पाएं, आपकी इवैल्यूएशन होगा तभी पता चलेगा। मैथडोलॉजिकल एप्लीकेबिलिटी में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब बढ़ते हैं अपने 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लो लर्नर्स कैन बी कॉल्ड। देखिए प्रश्न पूछा जाता है पिछड़े बच्चों से। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, पिछड़े बच्चे कहते हैं किन्हें कहते हैं। तो आपने जूनियर लर्नर को लो लर्नर कहते हैं क्या? नहीं, ये भी तो बात गलत है। स्पेशल लर्नर, स्पेशल लर्नर ये नहीं होते जो कि स्लो स्पीड जिनकी होती है, ये स्पेशल नहीं होते। स्पेशल वाले जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज होती है उन्हें स्पेशल कहते हैं। ऑर्डिनरी लर्नर, ऑर्डिनरी लर्नर तो वही हो गए जो साधारण है, ऑर्डिनरी है, मतलब उनको तो हमने स्पेशल नहीं कहेंगे, सॉरी लो लर्नर नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। बैकवर्ड लर्नर जिसे हम पिछड़ा कह सकते हैं, जो लर्निंग में पिछड़ गए हैं। अब हम बात करते हैं रिमेडियल टीचिंग की। रिमेडियल टीचिंग आपके सीधा सीधा पॉइंट लिखा हुआ है। रिमेडियल टीचिंग भी 2-5 मिनट में आप एग्जाम से पूर्व जब एंट्रेंस हो उससे पहले इसको रिपीट करके जाना है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि हम एग्जाम होने से एक दिन पहले स्टडी छोड़ दें वगैरह वगैरह के, जो माइंड स्ट्रेस कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। एग्जाम से ठीक पहले आपका माइंड है वो 100% काम करता है। दैट इज वाई यू नीड टू रिपीट एवरी thing which you have read, which you have prepared for your exam. So exam से पहले उसको एक बार आपको रिपीट कर देना है। 90 नंबर क्वेश्चन आपका है रिमीडियल टीचिंग डज नॉट इम्पार्ट। अब रिमीडियल टीचिंग में क्या नहीं होता है? देखिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए तभी रिमीडियल टीचिंग सक्सेस होगी। पहले बता दूं रिमीडियल टीचिंग क्या होता है। जब जैसे आपने एक बार टीच कर दिया, कोई चीज़ लेसन कोई पढ़ा दिया, आपने सिलेबस एक बार करवा दिया और कुछ एक उसमें कमी रह गई, मान लो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आप उसके लिए कुछ दोबारा से पढ़ाओगे उन बच्चों के ओरिएंटेड में, जिन बच्चों को क्या समझ में नहीं आया वही चीज़ आप उसको दोबारा पढ़ाओगे। क्रिएटिविटी के माध्यम से पढ़ाओगे, ऑप्टिमिज्म के माध्यम से पढ़ाओगे, आशावादी होंगे। ऐसा नहीं कि ये तो ऐसे ही है, कुछ सीखते ही नहीं है, वो नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है, पैसिविज्म नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएं, इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।